जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर योरसेल्फ पर। हम बात करेंगे एचपीटीजीटी मेडिकल की। ये जो सीरीज चल रही है जूलॉजी सेक्शन में, पार्ट नंबर 4, जहां पे बात की जाएगी प्लेटीहेल्मिन्थेसिस की और साथ में टेनिया सोडियम की। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी हमने 3 लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं, आप उनको भी देखिएगा, जिसमें कि हमने प्रोटोजोआ और फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा की बात करी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस की बात करेंगे, साथ में टेनिया सोडियम को डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले जर्नल इंफॉर्मेशन की बात की जाए, हेल्मिन्थिस का मतलब होता है वर्म। तो इनको दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस और साथ में एस्कल हेल्मिन्थेसिस। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, इसमें हम पढ़ेंगे फ्लैट वॉर्म्स के बारे में। प्लेटी का मतलब ही होता है फ्लैट और हेल्मिन्थिस का मतलब होता है वर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में कौन से आएंगे? जो फ्लैट वर्म होते हैं मेनली वो आते हैं। इसको फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। अगर टर्म प्लेटीहेल्मिन्थेसिस की बात करें तो ये कॉइन की गई थी गॉनवार द्वारा। गॉगेनवार इनको बोलेंगे 1859 में। और इस फाइलम में हमें लगभग 13,000 स्पीसीज देखने को मिलती हैं, 13,000 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। अगर मैं नॉन कॉर्डेट्स की बात करता हूं तो ये लार्जेस्ट फाइलम होता है चौथे नंबर का, यानी कि सभी फाइलम में ये चौथे नंबर पर आता है। इसमें 13,000 स्पीसीज देखने को मिलती है। एनसीईआरटी 11th के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वहां पे प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के जो करैक्टर दिए हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्लैट वॉर्म बोला जाता है। देखो, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, बॉडी कैसी होगी? फ्लैट होगी, डॉर्सल साइड से या वेंट्रल साइड से। ठीक, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि देखो दो तरह के पैरासाइट होंगे, एक एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो ये अंदर रह के पैरासिटिज्म शो करते हैं। और ये पैरासाइट किसके होंगे? ह्यूमन बींग्स के हो सकते हैं या किसी एनिमल्स के हो सकते हैं। इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें एक ही तरह की सिमेट्री पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। हालांकि इससे पहले हम देख रहे थे कि जो हमारे फाइलम्स थे उनमें एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो थे वो कैसे थे? रेडियल सिमेट्री के थे, असिमेट्रिकल भी थे और बायलेटरल सिमेट्री के भी थे। लेकिन जब हम इस फाइलम में आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में आते हैं, तो हमें सिमेट्री जो है वो बायलेटरल देखने को मिलती है। अगर मैं जर्म लेयर्स की बात कर दूं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये असिलोमेट्स होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म में कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती है। अगर स्पेशली बात की जाए तो ये जो हमारी बाहर वाली लेयर हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? बोलेंगे सर एक्टोडर्म हो जाएगी। ये बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी भैया? एक्टोडर्म हो जाएगी। और बीच में जो हमें लेयर देखने को मिलेगी वो क्या हो जाएगी? वो एंडोडर्म हो जाएगी। और इसके बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें मीजोडर्म देखने को मिलेगी। और मीजोडर्म जो है इसमें कोई भी कैविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कैसे हैं? ये असिलोमेट्स हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, असिलोमेट्स आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि पहली बार हमें देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं इन पैरासिटिक फॉर्म। और ये क्या करते हैं? ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। क्या बोलेंगे? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। साथ में ही इनको एडहेसिव ऑर्गन्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये हुकर और सकर्स चिपकने का काम करते हैं। आगे फ्लेम सेल्स की बात करते हैं तो इनके पास फ्लेम सेल होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में तथा एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स हैं, जिनको कि प्रोनेफ्रिडिया भी बोला गया है। अगर बात करें, ये जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी में देखने को मिलते हैं। इनको मोनोशियस भी बोला जाता है।
आगे देखें फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है एक्सेप्ट प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तथा प्लेनेरिया जो है वो पावर ऑफ रीजनरेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि जहां पे लार्वल स्टेजेस होंगी, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो रेस्पायरेशन जर्नल बॉडी सरफेस से होती है, लेकिन एनारोबिक, हालांकि ये एरोबिक भी हो सकती है। स्मॉलेस्ट टेप बॉम्ब की बात करते हैं तो डॉग टेप बॉम्ब है, जो कि डॉग में देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, इकाइनोकोकस। लार्जेस्ट टेप बॉम्ब देखिएगा, लार्जेस्ट टेप बॉम्ब जिसको कि बीफ टेप बॉम्ब भी बोला जाता है, ये आ जाता है टेनिया सेजिनाटा। और इसी को ही बीफ टेप बॉम्ब भी बोला जाता है, क्योंकि ये गाय के मांस में देखने को मिलता है। टेनिया सेजिनाटा, ध्यान में रखिएगा। सेपरेट मेल एंड फीमेल, यहाँ पे हमें एक कंडीशन ये भी देखने को मिलती है कि जो ब्लड फ्लूक होती है, जिसको कि हम सिस्टोस्टोमा कहते हैं, उसमें सेपरेट मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, जिसको ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, हेलमिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लैट और राउंड बॉम्ब्स, इसकी स्टडी कहलाती है हेलमिंथोलॉजी। स्ट्रोबोलाइजेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्लोटिड्स। हम देखेंगे जब हम सोलियम पढ़ेंगे, टेनिया सोलियम पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि प्रोग्लोटिस प्रेजेंट होते हैं, उसी के फॉर्मेशन को बोला जाता है स्ट्रोबोलाइजेशन। एपोलाइसिस क्या होता है, सेडिंग ऑफ ओल्ड प्रोटोग्लोटिड्स। तीन तरह के प्रोग्लोटिड्स हम वहां पे देखेंगे, जहां पे की बात आ जाती है इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। उनमें हम डिफरेंस भी देखेंगे, और देखेंगे कि जो ओल्ड प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं मेन बॉडी से। उस प्रोसेस को एपोलाइसिस बोला जाता है। अगर मैं बात करूं प्लेटीहेल्मिन्थेसिस की, तो इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है टर्बुलेरिया, सिस्टोडा एंड ट्रिमेटोडा। इनके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे सिलेबस में, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस अप टू क्लास, और साथ में टेनिया सोलियम को भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमें अच्छा रिस्पांस मिल सके और हम आपके लिए और बेहतरीन तरीके से वीडियो बना सकें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएससी एमएससी, जहां पे हमने प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के बारे में देखा है, पढ़ा है और सुना है। जनरल फीचर्स की बात कर लेता हूं। सबसे पहले हैबिटेट आ जाता है। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस होते हैं, ये जनरली किस तरह के होते हैं, बोलेंगे सर ये पैरासिटिक होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ट्यूबुलेरियन जो होते हैं, टर्बुलेरियन जो होते हैं, वो मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेनेरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं कि ये हमें वाटर में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, और फ्री स्विमिंग। ओके, फ्री लिविंग। तो उसके बाद दूसरी क्लास है हमारी ट्रिमेटोड्स। ट्रिमेटोड्स, इनको फ्लूक्स भी बोला जाता है, और ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। सिस्टोड्स की बात करें, सिस्टोड्स जिनको कि टेप बॉम्ब भी बोला जाता है, ये भी मेनली कैसे होते हैं, पैरासिटिक ही होते हैं। तो अगर जनरली हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेसिस की, तो हम बोलेंगे कि ये जनरली पैरासिटिक होते हैं, क्लास टर्बुलेरियंस को छोड़कर। आगे देखें, फ्रेश वाटर में ये रहते हैं, जैसे कि माइक्रोस्टोमम हो गया, डुगेसिया हो गया, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाएगा, डुगेसिया और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे मैराइन की बात करते हैं। मैराइन वाटर में देखने को मिलते हैं, खारे पानी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉन्वोलुटा हो गया और थाइसैनोजोन हो गया, तो इनको भी ध्यान में रखिए। टेरेस्ट्रियल की बात करें, जमीन पर रहने वाले, जैसे कि बाइपेलियम हो गया और जियोप्लाना हो गया। एक्टोपैरासाइट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्टोपैरासाइट
जहां पे एग्जाम्पल आ जाएगा गायरोडेक्टाइलस, साथ में डिप्लोजून। एंडोपैरासिटिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंडोपैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ही मैक्सिमम हमारे एग्जाम्पल्स कवर होंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले सिस्टोस्टोमा आ जाता है, जिसको कि ब्लड फ्लूक भी बोला जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। निकनेम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि सिस्टोस्टोमा को और क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में ब्लड फ्लूक जहां होगा वो सही आंसर होगा। फिर देखें अगला एग्जांपल, देखो फैसियोला की बात कर रहा है ये, फैसियोलोप्सिस, साथ में ओपी ओपिस ओपिस्थोरिस, ये आ जाएगा एक एग्जांपल। फैसियोला अगला एग्जांपल आ गया। टेनिया, टेनिया में टेलिया सोलियम भी आ जाएगा, टेनिया सेजिनाटा भी आ जाएगा। डिप्लाफाइलोबोथ्रियम और हाइमेनोलेप्सिस और साथ में इकाइनोकोकस। यहाँ पे हमारे लिए सिस्टोस्टोमा इंपॉर्टेंट आ जाता है, फैसियोला इंपॉर्टेंट आ जाता है, टेनिया इंपॉर्टेंट आ जाता है और इकाइनोकोकस इंपॉर्टेंट आ जाता है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। बॉडी साइज की बात करते हैं तो बॉडी साइज जो है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, यानी कि फ्लैट बॉडी देखने को मिलती है। लीफ लाइक भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें प्लेनेरिया और फ्लूक्स, ये लीफ की तरह होते हैं, ओपन लीफ की तरह। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये जो पहला चित्र है हमारे पास, ये हमारा प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, जिसमें कि पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। ये भी लिख लेते हैं, पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगी वो कैसी होगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए दूसरा जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये आ जाता है हमारा फैसियोला हिपैटिका, जिसको कि हम लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, लीवर फ्लूक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं इनकी बॉडी की बात करूं थोड़ा सा, तो देखो ये आपको माउथ दिख रहा है, साथ में इसके नीचे आपको सकर्स देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा था कि लोकोमोशन के लिए या एडहेसिव और ऑर्गन्स जो हैं वो सकर एंड हुक्स होते हैं। आगे देखते हैं, रिबन लाइक एंड डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स कार्ड प्रोग्लोटिड्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है हमें कैसे देखने को मिलेंगे, रिबन शेप्ड देखने को मिलेंगे, रिबन की तरह देखने को मिलेंगे, जिनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स में। बहुत सारे सेगमेंट्स में इस तरह से इनकी बॉडी डिवाइड होती हुई देखने को मिलती है, और इसी को और क्या बोला जाता है, प्रोग्लोटिड्स बोला जाता है, प्रोग्लोटिड्स। जैसे एग्जांपल हो गया टेनिया सोलियम हो गया, डाइफाइलोबोथ्रियम हो गया और इकाइनोकोकस हो गया। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये जो सबसे पहला चित्र है ये हमारा आ जाएगा टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम आ गया भैया ये। उसके बाद अगर आगे की बात की जाए तो ये वाला एग्जाम्पल हो जाए डाइफाइलोबोथ्रियम। यहाँ पे लिख दिया जाए कि ये क्या है, डाइफाइलोबोथ्रियम, यस बोथ्रियम, डाइफाइलोबोथ्रियम। और ये जो तीसरा चित्र आपको दिख रहा है, ये जो चित्र है ये है इकाइनोकोकस का, इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस। तो देखिएगा इकाइनोकोकस में बॉडी जो है वो चार तरह से डिवाइड हुई है। यहाँ पे हमें पहले तो स्कोलेक्स मिल जाएगा, स्कोलेक्स को हम हेड भी बोलते हैं, हेड। फिर दूसरा पार्ट जो है हमारा नेक देखने को मिलेगा, देखो नेक देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये जो तीन फ्रेगमेंट्स हमें दिख रहे हैं इनको बोला जाता है स्ट्रोबिला बोला जाता है, जिसमें कि प्रोग्लोटिड्स होते हैं, एक इमेच्योर आ गया, एक मैच्योर आ गया और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स आ गया। इन्हीं सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है, प्रोग्लोटिड्स भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो इनमें किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस ऐसा फाइलम है जिसमें कि हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। आगे सिमेट्री की बात करते हैं तो फर्स्ट टू हैव बाइलेटरल सिमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इनमें मात्र बाइलेटरल सिमेट्री ही होती है। बॉडी कैविटी की बात कर लेते हैं। बॉडी कैविटी में ये असिलोमेट्स आ जाएंगे, यानी कि कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं है।
और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें की 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं जिनके बारे में हमने ऊपर भी चर्चा करी। आगे सिफेलाइजेशन आ जाती है। सिफेलो जब भी वर्ड आ जाता है तो ये हेड से रिलेटेड होता है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो ये फर्स्ट एनिमल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा जिनके पास क्या होता है, हेड फॉर्मेशन होती है, टू हैव हेड फॉर्मेशन। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा भैया। आगे देखते हैं एडहेसिव स्ट्रक्चर। एडहेसिव मतलब चिपकने वाले, जो चिपक जाता है दैट इज एडहेसिव। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको कि हम ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो देखिए हमें दो तरह से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक हमें हुकर्स देखने को मिलते हैं, दूसरा हमें सकर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि सकर्स की बात करें तो डिप्लोजून एग्जांपल आ जाएगा। सकर्स एंड क्यूटिकुलर स्पाइन्यूल्स देखने को मिलते हैं सकर के साथ में। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये हमारा सकर है, तो इसके पास में इस तरह से कुछ क्यूटिकुलर स्पाइन्यूल्स देखने को मिलेंगे, जैसा एग्जांपल है हमारा फैसियोला में ये देखने को मिलता है। आगे बात करें सकर्स एंड एंकर्स। सकर्स के साथ हमें एंकर्स भी देखने को मिलते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है टेनिया सोलियम की, जहां पे हमें सकर्स भी देखने को मिलते हैं और हुक्स भी देखने को मिलते हैं। तो चित्र में आपको ये दिख रहा है, यही है हमारा टेनिया सोलियम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हुक्स भी प्रेजेंट हैं और सकर्स भी प्रेजेंट हैं। अगर मैं इसको ऊपर से देखना चाहूं तो इस तरह से ये ऑन्कोस्फीयर हो गया हमारा, ऑन्कोस्फीयर, और यहाँ पे हमें हुक्स देखने को मिल रहे हैं। ये देखिएगा, ये हुक्स आगे हमारे इस तरह से हुक्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये दोनों के दोनों ऑर्गन्स, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड ऑर्गन नहीं होता है तो हम बोलेंगे ये लैकिंग होते हैं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं वो थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस से होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होगी, बॉडी सरफेस से होगी। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एरोबिक भी हो सकती है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि प्लेनेरिया की बात करते हैं, सिस्टोस्टोमा की बात करते हैं। और ये एनारोबिक होगी, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन या इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि टेनिया आ गया और फैसियोला आ गया। ये मेनली कब होती है, जब ये पैरासिटिक स्टेज में होते हैं या पैरासिटिज्म शो करते हैं। चलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे हमें पैक्यूलियर सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको फ्लेम सेल्स भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वहां पे फ्लेम सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको कि प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोला जाता है। ये अमोनोटैलिक होते हैं, यानी कि अमोनिया सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनोटैलिक हो गए। और सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलती है, जैसे प्लेनेरिया में बात की जाए तो आइज देखने को मिलती हैं और स्टेटोसिस्ट देखने को मिलते हैं कॉन्वोलाटा में। आगे रिप्रोडक्शन की बात करें और डेवलपमेंट की, तो रिप्रोडक्शन जो है सबसे पहले हम सेक्सेस की बात कर देते हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही बॉडी में, जिसको कि हर्मैफ्रोडाइट भी बोला जाता है और मोनोएसियस भी बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे इंटरनल होगी। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। डायरेक्ट यानी कि जहां पे हमें कोई भी लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलती है, और ये मेनली होती है टर्बिलेरियंस में, जो क्लास टर्बिलेरियंस है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस की, उसमें देखने को मिलती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सीधा लार्वल स्टेज से ना होके एक डिफरेंट या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म बनाती है, जैसे कि टर्बुलेरियंस की बात करें। और यहाँ पे एग्जांपल्स देखिएगा, डुगेशिया एग्जांपल आ गया और प्लेनेरिया एग्जांपल आ गया। तो आपको पता है कि प्लेनेरिया जाना जाता है अपनी पावर ऑफ रीजनरेशन के लिए, तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इट मींस यहाँ पे हमें लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है, जैसे कि सिस्टोडा और ट्रिमेटोडा क्लासेस में ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी।
लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल में बात की जाती है कि ये लार्वल फॉर्म्स शो करते हैं, बिल्कुल ठीक है। साथ में मोनोजेनेटिक होते हैं। मोनोजेनेटिक का मतलब जिनका एक ही होस्ट होता है, जिसमें एग्जांपल आ जाता है डिप्लोजून। और डाइजेनेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक में देखिएगा हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं, फैस्यूला आ जाता है और टेनिया आ जाता है, जहां पे हमें दो होस्ट देखने को मिलती है। टेनिया सोलियम की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइमरी होस्ट मैन होता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। अगर टेनिया सेजिनाटा की बात की जाए तो वहां पे प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट काउ होती है। फैसियोला की बात की जाए तो फैसियोला भी डाइजेनेटिक होता है, जिसमें कि प्राइमरी होस्ट मैन होता है, माफ कीजिएगा। फैसियोला की अगर हमने बात करी, फैसियोला में प्राइमरी होस्ट लिख लीजिएगा और सेकेंडरी होस्ट भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे प्राइमरी होस्ट फैसियोला में प्राइमरी होस्ट हमें देखने को मिलती है शीप, शीप बोले तो भेड़, और सेकेंडरी होस्ट हमें देखने को मिलती है स्नेल, यस स्नेल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर लीजिएगा। आगे उसके बाद देख लेते हैं ट्राइजेनेटिक, यानी कि तीन होस्ट जहां पे देखने को मिलते हैं, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। ये पार्थिनोजेनेसिस और पॉलीएम्ब्रॉन भी शो करते हैं, जो कि किसका एक बहुत बड़ा करेक्टर है, ट्रिमेटोड्स का एग्जाम्पल है, जैसे फैसियोलास का एग्जाम्पल हो गया। पार्थिनोजेनेसिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब हो गया कि बहुत सारी एम्ब्रियोज हमें देखने को मिलेंगी एक ही सिंगल सेल में। आगे क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे टेनिया सोलियम की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीजें भी याद में रहेंगी। ऑलराइट, तो उससे पहले क्लासिफिकेशन की ओर मूव करते हुए, क्लासिफिकेशन में देखिएगा ये हाइमेन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस को डिवाइड किया 3 क्लासेस में। और ये 3 क्लासेस कौन कौन सी है, पहले तो टर्बुलेरिया आ जाएगा, उसके बाद ट्रिमेटोडा आ जाएगा और फिर सिस्टोडा आ जाएगा। ऑलराइट, किसके बेसिस पे किया, हैबिटाट के बेसिस पे, नेचर ऑफ बॉडी के, बॉडी वॉल के, और पोजीशन ऑफ माउथ, सेंस ऑर्गन्स, साथ में डेवलपमेंट की बात भी यहाँ पे करी जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम क्लास टर्बुलेरिया की बात कर लेते हैं। ये मोस्टली जो हैं वो नॉन पैरासिटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। बॉडी फॉर्म जो है वो अनसेगमेंटेड होती है और फ्लैट लीफ लाइक होती है, जैसा कि हमने प्लेनेरिया में देखा। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, इनकी बॉडी कैसी है, लीफ लाइक है और अनसेगमेंटेड है। बॉडी वाल की बात कर देते हैं, तो बॉडी वाल जो है वो एपिडर्मिस हमें वहां पे देखने को मिलेगी, और रॉड शेप्ड सेल्स देखने को मिलेगी, जिसको कि रेहबिडिटिस बोला जाता है। एपिडर्मिस इज पार्टली सिलिएटेड, और सिलिया हमें देखने को मिलते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। माउथ की बात करते हैं, तो माउथ अब्सेंट होता है या फिर वेंट्रल होगा, नीचे वाली साइड में होगा माउथ। सेंस ऑर्गन्स की बात करें, स्टेटोसिस्ट देखने को मिलेंगे, और आइज, आइज जैसे कि प्लेनेरिया का एक एग्जांपल है, प्लेनेरिया में आइज देखने को मिलती हैं, तो ये सेंस ऑर्गन्स में आ जाएगा। डेवलपमेंट कैसी होती है, जनरली डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट बोले तो बोलेंगे कि कोई भी लार्वल स्टेज हमें देखने को नहीं मिलती है, नो लार्वल स्टेज। हालांकि कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे हमें टर्बुलेरिया में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एग्जांपल्स देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले प्लेनेरिया आ गया, डुगेसिया आ गया, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्वोलुटा आ गया और माइक्रोस्टोमियम, साथ में बाइपेलियम, ये सारे के सारे एग्जांपल आ गए क्लास टर्बुलेरिया के। उसके बाद क्लास ट्रिमेटोडा देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये एक्टो और एंडो पैरासाइट होते हैं। एक्टो एंडो पैरासाइट, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, फ्लैट लीफ लाइक होती है, जैसे कि बहुत बढ़िया एग्जांपल है फैसियोला हिपैटिका। उसके बाद है टेगुमेंट्स विद क्यूटिकल स्पाइंस, क्यूटिकुलर स्पाइंस देखने को मिलते हैं, और बॉडी वॉल जो है वो टेगुमेंट की बनी होती है। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने टेगुमेंट के बारे में बात करी थी।
माउथ जो है वो कैसा होगा, एंटीरियर होगा, अंदर की तरफ होगा। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो सेंस ऑर्गन्स हमें देखने को मिलेंगे फ्री लार्वल फॉर्म्स में, जैसे कि ऑसिलियाई हो गया और मिरासिडिया हो गया। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जहां पे लार्वल फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल में देखिएगा, अच्छा इनको फ्लूक्स भी बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास ट्रिमेटोडा को और क्या बोला जाता है, फ्लूक्स भी बोला जाता है, फ्लूक्स। और अगर क्लास टर्बुलेरिया की बात करें तो इनको प्लेनेरियंस भी बोला जाता है, प्लेनेरियंस। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हो गया सिस्टोस्टोमा हो गया, जिसको कि ब्लड फ्लूक बोला जाता है, डिप्लोजून हो गया और पैरागोनिमिस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास सिस्टोडा, देखिए ध्यान से, ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इट मींस सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स। ओके, बॉडी जो है इनकी सेगमेंटेड होती है और रिबन लाइक होती है, जैसे कि एग्जांपल आ जाएगा टेनिया सोलियम। बॉडी वॉल टेगमेंटेड होती है, साथ में माइक्रोबिलाई देखने को मिलते हैं। माउथ की बात करें, माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन गट अब्सेंट होता है। इट मींस इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ओके, आगे देखें। सेंस ऑर्गन्स ऑल टुगेदर अब्सेंट होते हैं भाई, सेंस ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे। डेवलपमेंट कैसी होगी, डेवलपमेंट फिर से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे हमें लार्वा स्टेजेस देखने को मिलती हैं। इनको टेप बॉम्ब्स भी बोला जाता है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे कि क्लास स्टोडा को टेप बॉम्ब भी बोला जाता है, टेप बॉम्ब। इसमें एग्जांपल्स देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकाइनोकोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी दो अगर आपको याद नहीं रहते हैं तब भी काम चल पड़ेगा, लेकिन एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। हाइमेनोलेप्सिस और दूसरा आ जाएगा डाइफाइलोबोथ्रियम। ठीक है जी, चलिए तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। ध्यान दीजिएगा, क्लासेस से क्वेश्चन बन सकता है। इससे मैक्सिमम टाइम्स यही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। तो क्लास दी जाएगी आपको, एक क्लास इनमें से होगी, आंसर वही होगा। और एग्जांपल्स भी पूछ लिए जा सकते हैं कि प्लेनेरिया इज बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, इस तरह का। चलिए उसके बाद आउटलाइन देख लेते हैं। तो तीन क्लासेस होगी, ट्यूबुलेरिया हो गया जिसको कि हम प्लेनेरियंस भी बोलते हैं, ट्रिमेटोडा हो गया जिसको कि हम फ्लेक्स बोलते हैं, सिस्टोडा भी हो गया जिसको कि टेप बॉम्ब्स बोलते हैं। अब प्लेनेरियंस में एग्जांपल प्लेनेरिया आ जाएगा, डुगेसिया आ जाएगा, कॉन्वोल्यूटा आ जाएगा। और फ्लेक्स में क्या आ जाएगा, देखो डिप्लोजून्स हो गया हमारा, फैसियोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टोस्टोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेप बॉम्ब्स में टेनिया सोलियम आ जाएगा, टेनिया सेर्जिनाटा आ जाएगा, इकाइनोकोकस आ जाएगा, हाइमेनोलेपिस आ जाएगा, डाइफाइलोबोथ्रियम आ जाएगा और बाइपोरोफाइलियम भी आएगा। इसके बाद टेनिया सोलियम के बारे में पढ़ते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है हमारा, टेनिया सोलियम। तो देखिएगा, इसकी पहले क्लासिफिकेशन की जाए। फाइलम क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस हो जाएगा, क्लास सिस्टोडा हो जाएगी, ऑर्डर टेनियोडा हो जाएगा, फैमिली टेनिडी हो जाएगी, जीनस टेनिया आ जाएगा और स्पीसीज सोलियम आ जाएगा। ऑलराइट, तो आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, यही है हमारा टेनिया सोलियम। अब देखो इसकी बॉडी जो है किस तरह की है, ये देखो हेड है यहाँ पे, फिर आपको नेक देखने को मिलेगी, ये पूरी की पूरी नेक है। उसके बाद आपको पार्ट दिखेगा जो कि सेगमेंटेड है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड्स भी कहते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये हेड इस तरह का देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ तक आपकी आ जाएगी नेक और उसके बाद हमारे प्रोग्लोटिड्स शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे चित्र नंबर सी में क्या दिया है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड दिया है जो कि अभी मैच्योर नहीं हुआ है। इसके बारे में भी देखेंगे। इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो बनना शुरू हो जाता है या बन जाता है, और इसको प्रोटो एंड्रो भी बोला जाता है। प्रोटो मतलब पहले, एंड्रो मतलब मेल, तो यहाँ पे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है।
इसके बाद ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये आ जाता है हमारा मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, और मैच्योर प्रोग्लोटिड में हमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों देखने को मिलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये ओवेरी आपको दिख रही है, साथ में यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पेनिस आपको देखने को मिल रहा है। चलिए यूट्रस, उसके बाद नंबर ई पे बोला गया है ये हमारा आ जाता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड आ जाता है, और जिसमें कि आपको ब्रांच्ड यूट्रस देखने को मिल रहा होगा, और यही वो स्टेज है जो सोलियम टेनिया सोलियम से सेपरेट हो जाती है और जिसको कि एपोलाइसिस हमने नाम दिया था। अब यही फॉर्म जो है फीकल मैटर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है, और जब सुअर उनको फीड करता है तो ये सुअर के अंदर यानी कि पिग के अंदर चली जाती है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे देख लेते हैं, कॉमनली नोन एज टेप वॉर्म, इसको टेप वॉर्म भी बोला जाता है और पॉक वॉर्म भी बोला जाता है। पोर्क जो सुअर का मांस होता है, सुअर का मीट होता है, उसी को पोर्क बोलते हैं, उसमें ये पाया जाता है, इसलिए इसका नाम बन गया पोर्क टेप वॉर्म। ये डाइजेनेटिक होता है, इसमें प्राइमरी होस्ट जो है वो ह्यूमन होता है। एंडोपैरासिटिज्म शो करेगा ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देखने को मिलेगा। दूसरा होस्ट इसका सेकेंडरी होस्ट क्या आ जाएगा, पिग आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये पिग की इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। इसका कलर कैसा होता है बोलेंगे, व्हाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, क्रीमी हो सकता है और येलो हो सकता है। इसकी दो स्पीसीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि टेनिया सोलियम नंबर 1 पे आ जाएगा और टेनिया सेजिनाटा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। टेनिया सोलियम को तो हम पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा बात जान लेते हैं टेनिया सेजिनाटा। टेनिया सेजिनाटा को बीफ बॉम्ब भी बोला जाता है, और बीफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये काऊ मीट में देखने को मिलता है। आगे देखिए कुछ, ये देखो हेड ऑफ टेनिया सोलियम, इस तरह से हेड देखने को मिलता है, जहां पे कि आपको हुक्स देखने को मिल रहे हैं और 4 सकर्स भी देखने को मिल रहे हैं, अगर आपको ये दिख रहा है। इसी तरह से अगर चित्र में भी देखा जाए तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा हमारा टेनिया सोलियम। ये हेड के बारे में बात की गई है, हेड को स्कोलेक्स भी बोला जाता है, आगे भी हम बात करेंगे इसके बारे में। सकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, हुक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और ये माउथ जो है जिसको कि रोस्टेलम भी बोला गया है, ये भी देखने को मिल रहा है। उसके हेड के बाद हमारी नेक आ जाती है, और नेक के बाद जो सेगमेंट से शुरू हो रहे हैं ये हमारे प्रोग्लोटिड्स आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बढ़िया। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट हेड एंड स्कोलेक्स। हेड को और क्या बोला जाता है, स्कोलेक्स भी बोला जाता है। यहाँ पे हमें रोस्टेलम भी देखने को मिलता है। दूसरा पार्ट आ जाता है नेक, और इसको रीजन ऑफ प्रोलिफेरेशन भी बोला जाता है। अब ये प्रोलिफरेशन क्या होता है, जहां पे हमें सेगमेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक के बाद ही हमें सेगमेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को क्या बोला गया है, प्रोलिफरेशन बोला गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारा, वो थर्ड पार्ट आ जाता है स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला में क्या होंगे, बहुत सारे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, और इन्हीं सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिड्स भी बोला जाता है। अब ये प्रोग्लोटिड्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, जैसे कि यंग प्रोग्लोटिड्स जो सबसे पहले बनेंगे, यंग प्रोग्लोटिड्स जिनमें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बिगनिंग हो जाती है, और यहाँ पे हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बता दिया जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रोटो एंड्रस सिस्टम। प्रोटो मतलब पहले, एंड्रस मतलब मेल। तो जहां पे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, दैट सिस्टम इज नोन एज प्रोटो एंड्रस। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं मैच्योर प्रोग्लोटिड्स की, तो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो कहा जाएगा बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर डेवलप्ड। तीसरा टाइप जो है हमारा प्रोग्लोटिड्स का, ये आ जाता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। अब इसमें फीमेल सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, फीमेल एग्स देखने को मिलते हैं, जो कैसे होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। अब यहाँ पे ही देखिएगा कि फर्टिलाइजेशन होगी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये कहलाएगी, तभी तो हमें फर्टिलाइज्ड एग देखने को मिलेंगे।
और उसके बाद ब्रांच्ड यूट्रस भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको इस चित्र में देखने को मिल रहा होगा। इस चित्र में देखो टेस्टिस देखने को मिलते हैं, यूट्रस देखने को मिलता है, जेनिटल पोर देखने को मिलता है, ओवेरीज देखने को मिल रही हैं, और यूट्रस जो है वो आपको ब्रांच्ड भी देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एपोलाइसिस की। एपोलाइसिस इसमें क्या होता है, डी अटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स। अब ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स यहाँ पे डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, और इसी प्रोसेस को एपोलाइसिस बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखें, बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ थिक क्यूटिकल सो डज नॉट अफेक्टेड बाय इंटेस्टाइनल जूसेस। ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिस्ट होता है, जहाँ पे हमें फर्टिलाइज्ड एग्स देखने को मिलते हैं और ब्रांच्ड यूट्रस देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारी एक लार्वल स्टेज बनती है जिसको कि हम ऑन्कोस्फीयर भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो सेल वॉल होती है इसकी वो थिक क्यूटिकल की बनी हुई होती है। अब ये जो थिक क्यूटिकल है ये अनअफेक्टेड रहता है इंटेस्टाइनल जूसेस से, यानी कि ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो इसको इन बोलेंगे कि लार्वा को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, नहीं तोड़ पाती है, ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि यहाँ पे हमें थिक क्यूटिकल देखने को मिलती है। आगे देखिएगा, रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे एनारोबिक होगी। जब ये इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो इंटेस्टाइन में फ्री ऑक्सीजन नहीं होती है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन नहीं होगी, उसी वजह से रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक होगी, विदाउट ऑक्सीजन होगी। फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और लिपोपॉइड्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन्स। अब यही ग्लाइकोजन टूटेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और फैटी एसिड्स में, साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी, और इसी एनर्जी से ये टेनिया सोडियम अपना काम चलाता है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक्सक्रीशन होगी किससे? फ्लेम सेल से। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेम सेल्स देखने को मिल जाते हैं जिसको कि हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। आगे लार्वा की बात कर लेते हैं। तो ऑन्कोफोर जिसको कि हेक्सेंथ भी बोला जाता है, जहां पे हमें 6 हुक्स देखने को मिलते हैं। हेक्सा तभी इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 6 हुक्स होते हैं। ये आदमी में बनता है, ध्यान रखना। ऑन्कोफोर जो है वो ह्यूमन में फॉर्म होते हैं। जबकि इस सिस्टरस की बात करते हैं जिसको कि ब्लैडर बॉम्ब भी बोला जाता है, ये पिग में फॉर्म होते हैं। तो दो लार्वा हमने देखे, ऑन्कोफोर देखा और साथ में सिस्टरस देखा। सिस्टिसरस जो है वो पिग में, सुअर में फॉर्म होगा, जबकि ऑन्कोफोर जो है वो ह्यूमन बींग्स में फॉर्म होंगे उनकी इंटेस्टाइन में। अगर देखो, डिजीज काउज्ड बाय टेनिया इज टेनियसिस। टेनिया से जो डिजीज होगा जिसको कि हम टेनियसिस बोलेंगे, और साथ में सिस्टिसरकोसिस भी बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिस्टिसोरोसिस। देखो यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखेंगे आगे डिजीज, जब हम देखेंगे कि डिजीज में कौन कौन से डिजीज होंगे और क्या क्या इनके कह सकते हैं सिम्टम्स होंगे और किस किस ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करते हैं। साथ में हम ड्रग्स भी देखेंगे कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हम कौन कौन से ड्रग्स ले सकते हैं या इनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। आगे रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन कैसी होगी? सेक्सुअल होगी। तो हमने देख लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो फर्टिलाइज्ड एग हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेजेस। तो 2 लार्वल स्टेजेस देखिए हमने, ऑन्कोस्फीयर या ऑन्कोफोर इसको बोलेंगे, और सिस्टिसरस बोलेंगे, सिस्टिसरस। अब देखो ऑन्कोस्फीयर की बात करें। देखो ऑन्कोस्फीयर कहाँ पे फॉर्म होगा? बोला ये आदमी में फॉर्म होगा, बिल्कुल ठीक है, मैन आ जाएगा यहाँ पे, डेवलप्ड इन मैन। लेकिन इन्फेक्टेड किसके लिए होगा? ये इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ पिग के लिए इन्फेक्टेड स्टेज कहलाएगी। अब देखो डेवलप हो रहा है मैन में, ठीक है, मैन के फीकल मैटर से ये बाहर आ गया एक्सक्रीशन से।
ठीक है। और फिर सुअर फीड करेगा फीकल मैटर के ऊपर, तो ये सुअर के अंदर आ गया, बोलेंगे हाँ जी सर। तो डेवलप हुआ आदमी में, मैन में, और इन्फेक्टेड किसके लिए हुआ, पिग के लिए हुआ। उसी उसी तरह से सिस्टिसरस भी है। सिस्टिसरस ये जो है ये डेवलप होगा पिग में, पिग में ये लार्वल स्टेज बनेगी, और इन्फेक्टेड किसके लिए होगी, इन्फेक्टेड होगी ह्यूमन के लिए। जब ह्यूमन जो है वो पॉर्क खाएगा या सुअर का मांस खाएगा तो ये ह्यूमन के अंदर आएगी और इन्फेक्टेड स्टेज की तरह काम करेगी। चलिए अब लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने कह दिया कि ये जो टेनिया है ये हर्मैफ्रोडाइट होता है, दोनों के दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी में देखने को मिलते हैं। ईच मैच्योर प्रोग्लैटिड हैड कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मैच्योर प्रोग्लैटिड्स होंगे वहां पे हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। टेनिया इज प्रोटोएंड्रस, ये प्रोटोएंड्रस होता है, मतलब पहले जो है वो मेल ऑर्गन डेवलप होंगे, मेल ऑर्गन्स बनते हैं और बाद में फीमेल ऑर्गन्स। ठीक है, चलिए उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये इसमें टेस्टिस हमें देखने को मिलते हैं, बासा इफ्रेंसिया देखने को मिलता है, बास डिफरेंस देखने को मिलता है, और सरस देखने को मिलता है, साइरस साइरस देखने को मिलता है, साथ में जेनाइटल एट्रियम भी देखने को मिलता है। तो इनके कुछ फंक्शन है, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रहेंगे। आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। तो देखो ये ओवेरी हमें देखने को मिलती है, ओविडक्ट देखने को मिलता है, ऊ टाइप देखने को मिलता है, वेजाइना देखने को मिलती है, बेटेलाइन ग्लैंड देखने को मिलती है, और साथ में यूट्रस भी देखने को मिलता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारा आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैच्योर प्रोग्लैटिड। प्रोग्लैटिड में मैच्योर जो प्रोग्लैटिड होता है उसमें हमें मेल और फीमेल दोनों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आ जाता है, तो ये आपको दिख रही है, ये आ जाती है ओवेरी, ये ओवेरी आ गया। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये आ जाता है ओविडक्ट, इट इज ओविडक्ट। ओके, और ऊ टाइप भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ऊ टाइप आ जाएंगे, ये देखिएगा ये ऊ टाइप हो गए। और साथ में यहाँ पे मेहलिसिस ग्लैंड भी देखने को मिलती है, मेहलिस ग्लैंड। बाइटेलेरिया, ये हमारे बाइटिलेरिया ग्लैंड हो गए जो कि हमने यहाँ पे बात करी, ये बाइटेलाइन ग्लैंड ये यहाँ पे प्रेजेंट है। वेजाइना, ये आपको वेजाइना दिख रही है, जेनाइटल ओपनिंग, ये जेनाइटल ओपनिंग हो गई, और साइरस जो है ये आपको बाहर की लाइनिंग दिख रही है, ये साइरस हो जाएगी। मेल की बात करें तो मेल में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखो बास डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये हमारा बास डिफरेंस हो गया। टेस्टीज, ये देखिए टेस्टीज आपको देखने को मिल रहे हैं, बासा एफ्रेंसिया देखने को मिल रहा है, तो ये बासा एफ्रेंसिया हो गया। एक्सक्रीटरी डक्ट है यहाँ पे, और ये यूट्रस, ये यूट्रस रहता है, ये है यूट्रस। बाद में ये कैसा हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा। देखिएगा ये देखिए, ये हमारा ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है जहां पे हमें वेजाइना देखने को मिल रहा है, स्पर्म डक्ट देखने को मिल रहे हैं, गोनोफोर देखने को मिल रहा है, साइरस देखने को मिल रहा है, और ये ब्रांचेस ऑफ यूट्रस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी खासियत है, ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है इसकी खासियत है ब्रांच्ड यूट्रस। तो ये हमारा यूट्रस था, अब यहाँ पे देखो ब्रांचिंग भी हो गई है, ब्रांचिंग हो गई है, तो इसको बोलेंगे ब्रांच्ड यूट्रस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। और फर्टिलाइजेशन की बात करें, कॉपुलेशन की बात करें, तो ये हमें पता है कि यहाँ पे कैसे होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह जाएगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, कैप्सूल फॉर्मेशन होगी, बाद में एक कैप्सूल बनेगा, देखिएगा इन द ऊ टाइप each fertilized ovum becomes surrounded by several batelline or yolk cell discharge into it by batelline gland। तो बेटेलाइन ग्लैंड जो है वो बेटेलिन तथा यॉक सेल्स डिस्चार्ज करेगी, और ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, अब फर्टिलाइजेशन हो गई है तो फर्टिलाइज्ड ओवम के ऊपर ये एक लेयर बन जाएगी। यहाँ पे हमें यलिस काइटनस सेल और क्रोनिक मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो कुछ स्टेजेस हैं ये दी हुई हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन होगी। देखो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया एग सेल,
ये एग सेल आ गया। इसके बाहर यॉर्क सेल की लेयर हमें देखने को मिल रही है, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है, तो धीरे धीरे ये जो हमारा एक सिनाइटिकल बनेगा, सिंसिटिकल सीसीएल बनेगा, और एग सेल जिसको कि हमने क्रोनिकल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ बताया। ये देखिए, ये येलोइस काइटिनस सेल, येलोइस काइटिनस सेल और क्रोनिक मेम्ब्रेन ये हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से हमारे पास ये डेवलपमेंट होती जाएगी, और फिर ये हो गया। उसके बाद हमारा मोरूला स्टेज आ जाएगी, मोरूला स्टेज आ गई। उसके बाद हुक्स देखने को मिलेंगे, एम्ब्रियो 4 भी देखने को मिलेगा। देखो एम्ब्रियो बनेगी तो एम्ब्रियो 4 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। फिर धीरे धीरे हुक्स डेवलप होंगे, फिर हेक्सान्थ यानी कि 6 हुक्स डेवलप होंगे। देखो ये हमारे 6 हुक्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको हेक्सेंथ बोला जाता है। ये ब्लैडर बन गया। अब ब्लैडर यानी कि बाहर वाली लेयर, यानी एक तरह से ब्लैडर। फिर इन्वेजिनेशन होगी, इन्वेजिन हो गया, इन्वेजिन होगी। यहाँ पे हमें सक्कर्स डेवलप होते हुए दिखेंगे, रोस्ट्रेलर देखने को मिलेगा, हुक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हमें हेड देखने को मिलेगा। हेड यहाँ पे बनेगा इसका भी, यार कुछ इस तरह से हेड बनेगा। ये हमारा हेड बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा। हेड के बाद नेक बनेगी, और नेक के बाद फिर प्रोलिफरेशन होगी, जहाँ पे सेगमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि प्रोग्लॉटिड्स देखने को मिलेंगे, प्रोग्लॉटिड्स। ये देखिएगा, ये यहाँ पे देखो इमेजिनेटिंग हो रही है, इमेजिनेशन हो रही है। यहाँ पे देखिएगा ये हेड फॉर्म हो रहा है, ये नेक फॉर्म हो रही है, और फिर ये धीरे धीरे जो है आगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेगमेंट बॉडी बनेगी। ठीक है, चलिए। क्लीवेज होता है यहाँ पे, भाई क्लीवेज होगा ही होगा। क्लीवेज कैसा है, होलोब्लास्टिक है और अनइक्वल है। होलोब्लास्टिक यानी कि जैसे एनिमल्स के एम्ब्रियो में क्लीवेज होता है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें देखने को देखिएगा। द माइक्रोमियर्स रिमेन्स एग्रीगेटेड इन द सेंट्रल मास कॉल्ड मोरूला। जिस तरह की मोरूला स्टेज होती है, उस तरह यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, द सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मोरूला। जो मोरूला के आउटर मोस्ट सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑन्कोब्लास्ट्स, और यही ऑन्कोब्लास्ट्स क्या बनाएंगे, ऑन्कोस्फीयर बनाएंगे, और वहीं से हमारा ऑन्कोफोर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा लार्वा होगा। ऑलराइट, चलिएगा। इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट, तो देखिएगा अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। देखो, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स आर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्ट्रोबिला, डिटैच इन ग्रुप ऑफ 4 and 5। तो एपोग्लॉसिस बोल दिया था, जब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड अलग हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 5 सेगमेंट्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे और एक्सक्रीटा में प्रेजेंट होंगे, मैन के एक्सक्रीटा में, बिल्कुल ठीक है। और फिर जब एक्सक्रीटा ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो फीकल मैटर, यू नो एवरीथिंग, वहां पे हम बोलेंगे कि डॉग्स, मंकी, शीप, कैटल, ये सारे पिग्स हो गए, ये इनको इसके ऊपर फीड करेंगे, तो ये जो ऑन्कोफोर है, ये जो ऑन्कोफोर है ये उनके अंदर चला जाएगा। यानी कि ये ऑन्कोफोर इन्फेक्टेड स्टेज हुई किसके लिए, पिग के लिए। ऑलराइट, प्राइमरी होस्ट कौन हुआ, मैन हुआ। ये सारी की सारी चीजें कहां पे हुई, मैन के अंदर हुई। ठीक, लेकिन अब ऑन्कोफोर बन गया, मैन से होते हुए ये फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकला, और यही फीकल मैटर को फीड किया पिग ने। अब ये पिग के अंदर चला गया, पिग के अंदर जो लार्वा जाता है वो होता है ऑन्कोफोर। तो दूसरे तरीके से बात करी जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में बिकम इन्फेक्टेड, इससे ह्यूमन बीइंग भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने कुछ अनकंटामिनेटेड फूड ले लिया या कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लिया, तो उसकी वजह से भी ये ऑन्कोफोर मैन के अंदर भी चले जाती है। उसके बाद देखिएगा माइग्रेशन विद द सेकेंडरी होस्ट। अब इन द स्टमक ऑफ सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट के स्टमक में चले गए,
ठीक है। अब ये ऑन्कोफोर जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे ड्यू टू डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ एसिडिक पेप्सिन। तो जब ये अंदर जाएंगे तो ऑन्कोस्फीयर डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि डाइजेस्ट हो जाएंगे, ये बात बोलना चाह रहा है। द लिबरेटेड एम्ब्रियोज आर कॉल्ड हेक्सेंथ लार्वे। अब यहाँ पे जब ये डिसॉल्व होंगे तो इसमें से एम्ब्रियोज निकलेंगे जिनको कि हेक्सेंथ लार्वे कहा जाएगा। हेक्सेंथ अटैच themselves टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा विद देयर हुक्स। अब हेक्सेंथ में हुक्स होते हैं, हमने ऊपर भी देखा। ये हुक्स क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से, इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड होता है उसके साथ चिपक जाएंगे और ये क्या करेंगे, बोर कर देंगे, छेद कर देंगे और छेद से होते हुए इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर चले जाएंगे, इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट कर देंगे। ऑलराइट। फिर ये उसके ब्लड में चले जाएंगे, लिम्फ वेसल में चले जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक स्टेज बनेगी, देखो, दीज कम आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाएंगे और सेटल इन अ स्ट्रेटिएटेड मसल्स। स्ट्रेटिएटेड मसल्स में ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि लिम्स होगी, नेक होगी, टंग हो गई, हार्ट्स हो गया। ये किसकी बात हो रही है, ये सेकेंडरी होस्ट की बात हो रही है, जैसे कि पिग की बात होगी, पिग में ये सारी चीजें चल रही हैं। Where each settle to develop into bladder worm of सिस्टिरस। अब यही सिस्टिरस, इसको ही ब्लैडर वॉर्म बोला जाएगा और ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा, लार्वे हो जाएगा। अब ये डेवलप कहाँ पे हुआ, तो ये डेवलप हुआ सेकेंडरी होस्ट में। अब ये सेकेंडरी होस्ट से कहाँ पे जाएगा, ह्यूमन के अंदर जाएगा, यानी कि प्राइमरी होस्ट में जाएगा। कैसे जाएगा, जब आदमी या ह्यूमन बीइंग पॉर्क खाएगा, सुअर का मांस खाएगा, तो ये आदमी के अंदर चला जाएगा। ऑलराइट। अब यहाँ पे ब्लैडर फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रासेंथ हमने ये बात कर लिया, सॉरी हेक्सेंथ की बात कर ली। तो ये जो हेक्सेंथ होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटरी फ्लूइड ले लेता है होस्ट के टिश्यू से और उसी के ऊपर ये ग्रो करता है। ठीक है जी, और ये बना देता है ब्लैडर वॉर्म और सिस्टिसरस लार्वा या सिस्टिसरस लार्वा। ओके, चलिए, तो अब ये चला जाएगा ह्यूमन के अंदर। बिल्कुल कैसे जाएगा, जब ह्यूमन जो है वो फुली फॉर्म्ड ब्लैडर वॉर्म आर इन्फेक्टेड टू ह्यूमन होस्ट, दीज यूजली सर्वाइव इन द फ्लैश ऑफ पिग फॉर सेवरल ईयर्स। ये इन्फेक्टिव स्टेज बहुत सालों तक पिग की मांस में देखने को मिल सकते हैं। पॉर्क, जिसको कि पिग्स फ्लैश या सुअर का मांस बोला जाता है, कंटेनिंग वेरिएबल साइस्ट्रेसिस कॉल्ड मीजली पॉर्क, और इन्हीं सिस्टिसराइसिस को मीजली पॉर्क भी बोला जाता है। और आदमी इसको खा लेगा तो भाई इन्फेक्टेड हो जाएगा। पॉर्क ईटिंग पीपल गेट इन्फेक्टेड बाई टेनिया सोलियम। जब ये उसके अंदर चला जाएगा, अब देखिएगा इसके अंदर चला गया, बोलेंगे हाँ जी सर चला गया, अब क्या क्या होगा, अब फिर से वही चीज हो जाएगी कि ये सिस्ट ब्रोक हो जाएगी और फिर से इसकी डेवलपमेंट शुरू होना हो जाएगी, सकर्स बनेंगे, हुक्स बनेंगे, हेड बनेगा, नेक बनेगा, प्रोलिफेरेशन होगी, प्रोग्लोटिड्स बनेंगे, ये सारी चीजें अब ह्यूमन के अंदर होंगी। ठीक है, तो ये सिंगल पैरासाइट सक्सीडेड इन बिकमिंग एस्टेब्लिश्ड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां पे फिर गड़बड़ काउज करता है। अब देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस किसमें चलेगी, ये सारी की सारी प्रोसेस चलेगी ह्यूमन के अंदर। और ये जो दूसरे वाली प्रोसेस है ये कहाँ पे चलेगी, ये चलेगी पिग के अंदर। तो ह्यूमन जो है इसका कैसा है, प्राइमरी होस्ट है, और ये जो पिग आ जाएगा ये सेकेंडरी होस्ट है टेनिया सोलियम की। ह्यूमन की इंटेस्टाइन में देखो क्या क्या काम हो रहा है। देखो, सबसे पहले ये हमारा क्या आ गया, सिस्टिसरकस आ गया। उसके बाद यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट होना शुरू हुई, यहाँ पे देखो बन गया, अभी अडल्ट नहीं हुआ है लेकिन इन इवेजिनेटेड स्कोलेक्स आ गया, जहाँ पे हमें स्कोलेक्स बोले तो हेड जो है वो
बनना शुरू हुआ। फिर अडल्ट टेप बॉम्ब बन गया। अडल्ट टेप बॉम्ब में फिर प्रोग्लोटिड्स बनेंगे। प्रोग्लोटिड्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी और उसके बाद हमारे पास ग्रेबिड प्रोग्लोटिड देखने को मिलेगा, जहाँ पे यूट्रस जो है वो बहुत ब्रांच होता है। फिर ये फीकल मैटर के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसी फीकल मैटर को सुअर जो है वो खा लेगा। सुअर खा लेगा तो सुअर के अंदर बात बन जाएगी, पहुंच जाएगी, जो हमारा हेक्सेंथ है वो जाएगा। ये हमारी लार्वी स्टेज ही होती है एक। और फिर पिग के अंदर वो सारी चीजें चलेंगी। यहाँ पे हुकर देखने को मिलेंगे और ये जो हुकर हैं ये देखो ये बना रहे हैं सिस्टीसरसाई सेल्स बना रहे हैं, जो कि पिग की फ्लैश में या सुअर के मांस में चले जाते हैं। फिर सुअर का मांस आदमी खा लेता है और फिर से यही साइकिल चलता रहता है। अब पैथोजेनिसिटी बोलते हैं कि किस तरह से इफेक्ट करता है ये मैन को। पीपल इन्फेक्टेड बाय टेनिया, स्पेशली चिल्ड्रन, वीक पीपल सफर फ्रॉम टेनियसिस। तो जो डिजीज ये काउज करता है उसको टेनियसिस कहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद एक और बीमारी का नाम है, ये है सिस्टीसर्कोसिस। सिस्टीसर्कोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा। ये और भी ज्यादा खतरनाक होती है टेनियसिस से। और ये कैसे काउज होती है, व्हेन ह्यूमन बीइंग इंसिडेंटली इंजेस्ट ऑन्कोफोर्स। जब ह्यूमन ही ऑन्कोफोर्स को कंज्यूम कर लेता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर, और इवन थ्रू फिंगर नेल्स में भी जब गंदगी फंस जाती है तो वहां पे भी ऑन्कोफोर्स हो सकते हैं। कॉन्टामिनेटेड फूड जहाँ पे ऑन्कोफोर्स देखने को मिल सकते हैं, और वाटर में भी। तो जब आदमी जो है वो इनको इंजेस्ट कर लेता है, ये आदमी के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे ब्लैडर बॉम्ब डेवलप होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आदमी जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट इस केस में बन जाता है, ठीक है। देखो, सिस्टीसर्कोसिस, ह्यूमन बीइंग ingested oncospheres with contaminated food and water, the bladder bombs develop in man। मैन में ब्लैडर बॉम्ब डेवलप हो गए। दे यूजली इन्वेड आईज मसल्स, ये आईज मसल के ऊपर हमला करते हैं, ब्रेन के ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि इन्हें क्या बनाना है, सिस्टीसरसाई बनाने हैं, जो कि दूसरी लार्वल स्टेज है। ऑलराइट, और इसी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ब्रेन नेक्रोसिस हो जाएगी। ब्रेन नेक्रोसिस का मतलब हो गया पैरालिसिस एक तरह का, ठीक है। और ये एपिलेसी काउज करता है, पैरालिसिस काउज करता है, और डेथ भी हो सकती है। तो ये सिस्टीसर्कोसिस बहुत ही खतरनाक होता है। आगे देखिएगा, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। एंटी हेलमिंथ ड्रग्स हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं, उनका यूज किया जा सकता है, जैसे कि कैमोक्विन हो गई, क्यूनेंथ्रिन हो गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एंटीफेन हो गई, योमेंसन और डाइक्लोरोफेन। ये एंटी हेलमिंथ ड्रग्स हैं जो कि यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसने इफेक्ट कर दिया है ब्रेन को, अगर इसने इफेक्ट कर दिया है आईज को, तो भैया उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, उन पार्ट्स को रिकवर नहीं किया जा सकता है, इनको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन इन पार्ट्स को रिकवर नहीं किया जा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर कुकिंग ऑफ पॉर्क को भैया अच्छी तरह से कुक करना है, ताकि जो भी इन्फेक्टेड स्टेज उसमें प्रेजेंट है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए, हीट के कारण मर जाए। स्टरलाइजेशन ऑफ नाइट सॉइल को भी स्टरलाइजेशन करना चाहिए, ताकि जो भी फीकल मैटर है वो सॉइल में मिक्स ना हो और ये इन्फेक्शन काउज ना करें। और साथ में हमें पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए। तो ये था सोलियम यानी कि टेनिया सोलियम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई। पूरी बेस्ट कोशिश थी कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। ये
100% गारंटी के साथ बात आपको बता दी जा रही है। इसका पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।